बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स है। एक्चुअली ये फर्स्ट चैप्टर है लेकिन फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स है, उसमें फिर हमने एक पार्ट को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स के फिर कुछ जो प्रोसेस था उसमें हमने एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस के बारे में। तो व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है कि बायो अवेलेबिलिटी वो प्रोसेस है जिसमें हम मतलब बॉडी में जितना ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उस ड्रग को कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, कितना अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक ड्रग है जो कि सेप्रोप्रोक्साजिन है। तो सेप्रोप्रोक्साजिन का जो फॉर एग्जांपल उसका हम ले लेते हैं 450 mg। तो जब हम सेप्रोप्रोक्साजिन 450 mg एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको हम देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर उसका 100% भी एब्जॉर्ब हुआ है, 100 mg भी एब्जॉर्ब हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100 mg है। तो इस वजह से फिर हम अगर हमारे बॉडी को ज़्यादा ड्रग की या ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है उस ड्रग की, तो फिर हम अपने नॉर्मल मकदार से ज़्यादा देते हैं पेशेंट को, ताकि जो अवेलेबल ड्रग है वो क्या हो जाए, जो अवेलेबिलिटी है ड्रग की वो ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए। तो इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग दैट रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी रूट IV 100% अवेलेबिलिटी। वो ड्रग की वो एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हम जब एडमिनिस्टर करें ब्लड को, तो एनी रूट से भी एडमिनिस्टर करें, चाहे वो सबकोटेनियस हो, चाहे वो IM हो, जिस रूट से भी, चाहे वो ओरल हो, जिस रूट से भी हम ड्रग को एडमिनिस्टर करें, तो उसकी जो साइट ऑफ एक्शन तक या जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो कितने टाइम में उस साइट ऑफ एक्शन की जगह पे पहुंच जाता है और कितने मकदार में पहुंच जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये इस ड्रग की इतनी बायो अवेलेबिलिटी है। और जो IV ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको हमेशा 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी। ये क्यों 100% होगी? क्योंकि IV ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे वेन से हम इंट्रावेनसली इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो जब हम इसको इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हैं तो ये डायरेक्ट ही ब्लड के साथ मिक्स होके अंदर चला जाता है, अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुँच जाता है। ना इसको किसी मेम्ब्रेन के साथ गुजरना पड़ता है, ना ही इसका मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है। तो इस वजह से IV ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% होगी और ना ही इसके साथ फर्स्ट पार्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे बायो इक्विवेलेंस को। बायो इक्विवेलेंस का हम अगर इसको जानने के लिए हम पहले इसका एग्जाम्पल सा डिफिनेशन लेते हैं कि बायो इक्विवेलेंस इज द कंपेयरिंग ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टू ब्रांड ऑफ द सेम फार्मूला। सेम फार्मूले के दो ब्रांड, डिफरेंट ब्रांड के दो सेम फार्मूलेशन को हम लेते हैं, सेम फार्मूले के ड्रग को हम लेते हैं। जब सेम ड्रग को हम लेते हैं तो उसको फिर कंपेयर करते हैं कि ये जो ब्लड यहाँ पे हमें मिला है, क्या इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है या बायो इक्विवेलेंस है वो इक्वल है कि नहीं है। जब दो ड्रग के बायो अवेलेबिलिटी को हम कंपेयर करें, डिफरेंट ब्रांड के ड्रग होते हैं लेकिन सेम फार्मूले के साथ या सेम ड्रग होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी अगर सेम आ गई तो हम कहते हैं कि ये बायो इक्विवेलेंस ड्रग है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सेप्रोप्रोक्साजिन का। सेप्रोप्रोक्साजिन एक क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है लेकिन इसका जो सिप्रोक्स है वो रिसर्च प्रोडक्ट है, और जो नोवेडेट है वो इसका वो रिसर्च के बाद जो प्रोडक्ट मतलब एक चीप प्रोडक्ट है, एक ब्रांड प्रोडक्ट है। तो इसको हम ऐसे कंपेयर करेंगे कि एक पेशेंट को हम नोवेडेट का एक टैबलेट दे देंगे और जो दूसरा पेशेंट है उसको हम सिप्रोक्सिन का एक टैबलेट दे देंगे।
तो दोनों का जब हम बायो अवेलेबिलिटी चेक करें तो अगर सेम मकदार में सेम जो उसकी 450 mg को हमने दोनों का 450 mg एडमिनिस्टर किया है, तो अगर दोनों का सेम मकदार में बायो अवेलेबिलिटी हो गई तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि नोविडेट जो है ना, ये भी क्या है, ये भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का फार्मूला है और ये भी इसका एक चीप प्रोडक्ट मिलता है, एक ब्रांड प्रोडक्ट मिलता है जो कि दोनों सेम है। तो बायो इक्विवेलेंस की अगर हम बात करें तो ये क्यों हम बायो इक्विवेलेंस को देखते हैं या क्यों हम दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर ये दोनों प्रोडक्ट सेम होते हैं तो इसको फिर इसका दूसरा प्रोडक्ट क्यों बनाता है या बायो इक्विवेलेंस क्यों होता है। तो इसकी मेन इम्पोर्टेंस ये है कि जो फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की एक टेबलेट अगर 500 रुपये का मिलता है तो इसकी जो दूसरी ब्रांड की जो चीप प्रोडक्ट बनी है नोविडेट, तो वो भी सेम वर्क करता है, वही फंक्शन उसका भी होता है और वही फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो कम होता है। तो ये क्या है, ये इस वजह से इसके लिए एक बायो इक्विवेलेंस प्रोडक्ट बनाता है या एक चीप प्रोडक्ट एक ब्रांड में बनता है। अब इसका एक और डिफिनीशन भी हो सकता है कि डोसेज पम्प को जब हम क्या करें, डोसेज पम्प पे जब हम मेडिसिन को बायो इक्विवेलेंस रखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक पैरासीटामोल टैबलेट है और एक पैरासीटामोल सिरप है, तो पैरासीटामोल टैबलेट भी 10 mg होती है और पैरासीटामोल सिरप भी 10 mg होती है। तो इन दोनों का जो फंक्शन है, बायो अवेलेबिलिटी है, दोनों सेम इक्वली बायो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इसका जो टैबलेट है उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 20 रुपये है तो सिरप की प्राइस क्या है, 100 रुपये है। तो इस वजह से लोग अगर फंक्शन वही है, अगर सेम बायो अवेलेबिलिटी इसकी है या सेम बायो इक्विवेलेंट है, तो इस वजह से फिर हम क्या करें, हम टैबलेट क्यों नहीं लेते अगर हमने सिरप लेना है, क्योंकि ये तो चीप भी होते हैं। तो इस वजह से हम क्या पढ़ते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। ए सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट फॉर्मुलेशन या डिफरेंट ब्रांड प्रोडक्ट्स को हम जब क्या करें, एक दूसरे से कंपेयर करें और उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो सेम आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इसकी बायो इक्विवेलेंट है। Bioequivalence. Two products are said to be bioequivalent if they have the same bioavailability and efficacy provided. अगर इसकी efficacy हम किस चीज़ को कहते हैं, maximum response of the drug in the blood। जब maximum response drug की maximum response blood में कितना है उसको हम कहते हैं bio efficacy, उसको हम कहते हैं efficacy regardless to the dose of the drug। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर एक ड्रग को हम तब बायो इक्विवेलेंट ड्रग कह सकते हैं जब दो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी और एफिकेसी सेम हो, that they are administered in the same molar doses। और उसको सेम मोलर डोजेस से, यानी उसकी जो डोजेस है, उसकी जो क्वांटिटी है और जो रूट है दोनों सेम हो, उस सेम रूट से एडमिनिस्टर किया हो और उसकी बायो अवेलेबिलिटी और एफिकेसी सेम आए, तो उसको हम कहते हैं कि ये दोनों ड्रग एक दूसरे के बायो इक्विवेलेंट है, जैसे कि हमने नोविडेट और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात की। अब इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, तो वही इम्पोर्टेंट है जैसे कि हमने बताया कि इट इज़ नेसेसरी फॉर जेनेरिक सब्स्टिट्यूशन। ये जेनेरिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, यानी जो ब्रांड प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए नेसेसरी होते हैं। और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जेनेरिक प्रोडक्ट आर यूजुअली चीपर देन ब्रांड प्रोडक्ट, के जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्रांड प्रोडक्ट से चीपर होते हैं। अब ये आप लोग देख सकते हैं, जो रिसर्च प्रोडक्ट है उसको हम एपोटेक्स कहते हैं और जो जेनेरिक प्रोडक्ट है उसको हम ओरिजिनेटर कहते हैं। तो ये अगर आप लोग इन दोनों का ग्राफ देखें तो दोनों का ग्राफ सेम आया है, यानी इसकी जो एफिकेसी है और जो बायो अवेलेबिलिटी है दोनों का सेम है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बायो इक्विवेलेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी, अब
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करती है। तो द फर्स्ट वन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सॉल्युबिलिटी। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी या जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग है उसको हम कहते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग में एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग और एक होता है वाटर सॉल्युबल ड्रग। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो इजीली क्या होगी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, वो इजीली बायो अवेलेबल होगा, वो इजीली एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि जो हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो भी लिपिड से बनते हैं। तो जो चीज़ लिपिड से बनते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी और उसकी जल्दी से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तब इसकी बायो अवेलेबिलिटी इस वजह से ज़्यादा होगी। और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, तो ये भी इफेक्ट करता है। दूसरा द ड्रग फार्मूलेशन कैसे अफेक्ट करता है। ड्रग की जो साइज़ होती है वो लार्ज होती है या छोटी होती है, तो ये भी ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको अफेक्ट करती है। यानी ये अपने साइट ऑफ एक्शन तक तब नहीं पहुंचता जब इसकी पूरी मेटाबॉलिज्म नहीं हो जाती, और पूरी मेटाबॉलिज्म जल्दी तब होगी जब ये प्रोडक्ट छोटी हो, जब ये ड्रग छोटी हो। और अगर ये ज़्यादा बल्कि प्रोडक्ट है या ज़्यादा बल्कि ड्रग है तो ज़्यादा टाइम में इसकी क्या मेटाबॉलिज्म वगैरह होगी, और जब ज़्यादा टाइम में इसकी मेटाबॉलिज्म होगी तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। तब गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, जब स्टमक एम्प्टी हो तो उस टाइम भी क्या होता है, ये भी अफेक्ट करता है ड्रग की। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे कि अगर हम फूड इंटरेक्शन को पढ़े या फूड ड्रग इंटरेक्शन को पढ़े तो वो आगे आ जाएगा, अब हम डिस्कस करेंगे फिर। लेकिन इस तरह से क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी को गैस्ट्रिक या स्टमक एम्प्टिंग टाइम भी इफेक्ट करता है। कंडीशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, अगर जीआई ट्रैक्ट में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस है या थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है या थोड़ा सा भी डिजीज है तो उस दौरान क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी हो जाएगा और बायो अवेलेबिलिटी और जो ड्रग है वो सही तरीके से अपने टाइम में पास नहीं होगा। पीएच इन द स्टमक के पीएच में एक एसिडिटी, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं या ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एसिडिटी में जल्दी बायो अवेलेबल हो जाते हैं या जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बेसिस या अल्कलाइन पीएच में ज़्यादा क्या हो जाते हैं, जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इससे भी बायो अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट पास इफेक्ट, जैसे कि हमने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से भी बायो अवेलेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि वो अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचने से पहले ही इसकी मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो जाती है। सरफेस एरिया ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया इसे इफेक्ट करता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, अगर सरफेस एरिया कम है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो इस वजह से अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ड्रग इंटरेक्शन, जैसे कि एंटासिड एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन की अगर हम बात करें तो क्लेरिथ्रोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा फंक्शन करता है या ज़्यादा काम करता है एज़ कम्पेयर टू बेसिक इन्वायरमेंट। तो अगर हम क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटासिड यानी म्यूकेन वगैरह के साथ पी ले तो क्या हो जाता है, फिर ऐसे ये होगा कि क्लेरिथ्रोमाइसिन अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करेगा और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होगी। ड्रग फूड इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो क्लेरिथ्रोमाइसिन को हम मिल्क के साथ नहीं ले सकते, कैल्शियम के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब उस दौरान फिर फंक्शन नहीं करता। जो खुराक हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसके साथ वो फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करता। तो इसका एग्जांपल हम क्लेरिथ्रोमाइसिन विद मिल्क ले सकते हैं। आफ्टर अ ड्रग रीच
द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब ड्रग कहाँ पे रीच गया है, अब ड्रग पहुँच गया है अपने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। इट गेट डिस्ट्रीब्यूट टू वेरियस टिश्यूज़, फिर वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तकसीम होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ में। इट शुड क्रॉस सेवरल बैरियर्स बिफोर रीचिंग द साइट ऑफ एक्शन। और ये बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करते हैं अपने साइट ऑफ एक्शन से पहुँचने के लिए, अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचने के लिए ये बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करते हैं, ये बहुत सारे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लाइक एब्जॉर्प्शन, इसमें एब्जॉर्प्शन की तरह डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व है, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, जो कि हमने एब्जॉर्प्शन में डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आप हमारे चैनल से वहाँ जो फार्माकोलॉजी का प्लेलिस्ट है वहाँ पे देख सकते हैं। फिर है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी हमने डिस्कस किया। फिर डिफ्यूजन के 2 ट्रांसपोर्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट थे जैसे कि, और एक था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। Various factors determine the rate of extent of distribution। अब कुछ और भी फैक्टर्स है जो कि क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन के रेट को डिटरमाइन करता है, जैसे कि लिपिड सॉल्युबिलिटी हो गया। लिपिड सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग को ले ले तो वो ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हमारे मेम्ब्रेन को बहुत जल्दी से उससे पास हो सकते हैं, तो उसकी फिर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो भी लिपिड सॉल्युबल है, तो और लिपिड से बने होते हैं, और जो लिपिड से बने होते हैं तो उसमें जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है इस वजह से। अब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन के बारे में। आयोनाइजेशन में 2 टाइप ऑफ आयोनाइजेशन होते हैं, एक अनआयोनाइज्ड ड्रग होते हैं, एक आयोनाइज्ड ड्रग होते हैं। तो जो आयोनाइज्ड ड्रग है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। और जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी और बहुत जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो भी अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं और जो आयोनाइज्ड ड्रग है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि ब्लड फ्लो भी इफ़ेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो बेंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, जो भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगा या बॉन्ड बनाएगा, तो जो भी बाइंड होगा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। और जब तक वो उसके साथ वो अपना बॉन्ड छोड़ता नहीं है, तोड़ता नहीं है, तो तब तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। और जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो उसकी मेटाबॉलिज्म वगैरह कुछ भी नहीं होती। Unionized and lipid soluble drugs are widely distributed थ्रू आउट द बॉडी। जो अनआयनाइज्ड ड्रग है और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वो ड्रग जो कि अनआयनाइज्ड है एंड लिपिड सॉल्युबल है, तो वो बहुत वाइडली ज़्यादा मकदार में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द बॉडी। अब हम नेक्स्ट स्टेप को पढ़ेंगे जो कि मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। ये एक बायोकेमिकल अल्टरेशन लाता है, यानी बायोकेमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग है बॉडी में। जब बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस आए किसी ड्रग की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बॉडी ट्रीट्स most of the drug as foreign substances and tries to inactivate and eliminate them by various biochemical reactions। जो भी ड्रग वगैरह बॉडी में एंटर होते हैं तो बॉडी ऐसे समझते हैं कि ये फॉरेन सब्सटेंस आ गए हैं, तो फॉरेन सब्सटेंस आ गए हैं, तो इस वजह से बॉडी जो है ना वो ट्राई करती है कि इसको जल्दी से इनएक्टिव कर दे, और इनएक्टिव के बाद जल्दी से बॉडी से एलिमिनेट करते, एक्सक्रीट करते, इसकी तोड़ फोड़ जल्दी से करते, इसकी मेटाबॉलिज्म जल्दी से करते, इसको इनएक्टिव करते, और इनएक्टिव के बाद इसको जल्दी से बॉडी से एक्सक्रीट कर दे बाई वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल बहुत ज़्यादा वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन के ज़रिए से। These processes convert the drug into more polar water soluble compounds so that they are easily excreted through the kidney। ये क्या करते हैं,
ये प्रोसेस इस ड्रग को कन्वर्ट करते हैं मोलर सब्सटेंस में जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं तो वो मेम्ब्रेन को फिर जल्दी से क्रॉस नहीं करता, और जब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है, इजीली एक्सक्रीट होते हैं थ्रू किडनी बॉडी से। Some of the drug are largely unchanged in urine. ज़्यादातर ड्रग ऐसे होते हैं, कुछ ड्रग ऐसी भी होते हैं जो कि largely unchanged, मतलब यूरिन में कोई चेंज, उसकी कोई चेंज की ज़रूरत नहीं होती, वो बॉडी से खुद बहुत एक्सक्रीट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे साथ कौन से ड्रग है, पोरिसिमाइड्स है, पोरिसिमाइड्स एंड इथेनोलोल है। पोरिसिमाइड्स एक डायूरेटिक ड्रग्स है जो कि डायूरेटिक ड्रग है, और ये पानी में क्या होता है, जब बॉडी में पानी जमा हो जाती है तो उसको रिलीज़ करने के लिए हम डायूरेटिक देते हैं, जो कि हार्ट पेशेंट को भी देते हैं ये। तो जब हार्ट पेशेंट को हम ये देते हैं तो इससे यह होता है कि बॉडी से जो वाटर है वो इजीली और जल्दी से ज़्यादा वाटर रिलीज़ हो जाती है, और ये कोई चेंज नहीं लाती, इसको कोई चेंज करने की, मेटाबोलाइज्ड करने की, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद बहुत ही बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है इजीली। दूसरी है एटेनोलोल। एटेनोलोल एक बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर वो टेबलेट्स होते हैं जो कि हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को देते हैं, और जब हम इसको ब्लड प्रेशर के पेशेंट को देते हैं तो ये भी इजीली यूरिन के साथ क्या हो जाती है, इसकी एक्सक्रीशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खुद बहुत ये एक्सक्रीट हो जाती है। मेनली ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। ज़्यादातर ड्रग ऐसे होते हैं जो कि लीवर के ज़रिए मेटाबोलाइज्ड होते हैं, मतलब लीवर में ही उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। सम आर मेटाबोलाइज्ड इन किडनी, लंग्स, ब्लड, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि किडनी के ज़रिए मेटाबॉलिज्म उसकी हो जाती है, लंग के ज़रिए एंड ब्लड के ज़रिए। किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी में मॉर्फिन वगैरह जो होते हैं वो किडनी में इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, और जो सीओपीडी के ड्रग्स होते हैं या जो आईवी एनेस्थेटिक हो गए, जैसे कि प्रोपोफॉल की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ड्रग है जो कि जैसे ही हम पेशेंट को देते हैं तो वो डायरेक्ट ही बेहोश हो जाता है विदिन मिनट्स, विदिन सेकंड्स। तो ये ऐसे ड्रग है जो कि क्या है, इसकी मेटाबॉलिज्म लंग्स में हो जाती है, और जो मॉर्फिन वगैरह है उसकी मेटाबॉलिज्म किडनी में हो जाती है। अगर लीवर की हम बात करें तो साइटोक्रोम्स वगैरह जो हो गए वो ऐसे ड्रग, फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम ऐसा ड्रग है जो कि क्या हो जाता है, लीवर में उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। अब है द केमिकल रिएक्शन ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस इन 2 फेजेस। अब जो मेटाबॉलिज्म है उसकी केमिकल रिएक्शन 2 फेजेस के ज़रिए से हो जाता है। एक है फेज 1 जिसको हम नॉन सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं, और एक है फेज 2 जिसको हम सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ड्रग इजीली क्या हो जाता है, पोलर मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसकी जल्दी से रिडक्शन हो जाता है, और उसकी हाइड्रोलाइसिस या उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। वो ड्रग जिसकी यहाँ पे ही हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और एक्सक्रीशन वगैरह हो जाती है, और यहाँ पे ही वो मेटाबोलाइट हो जाते हैं, उसकी आगे फर्दर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। तो वो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेज 1 या नॉन सिंथेटिक ड्रग्स। और फिर अगर यहाँ पे इसकी मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं हुई तो फिर ये चले जाता है सिंथेटिक रिएक्शन में। सिंथेटिक रिएक्शन में फिर फर्दर इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, और वहाँ से ही किडनी के ज़रिए या बाइल के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाती है। तो नॉन सिंथेटिक रिएक्शन कन्वर्ट द ड्रग टू मोर पोलर मेटाबोलाइट बाय ऑक्सीडेशन। जो नॉन सिंथेटिक ड्रग्स है ये कन्वर्ट करते हैं ड्रग को मोर पोलर मेटाबोलाइट्स में बाय ऑक्सीडेशन। किस प्रोसेस के ज़रिए, ऑक्सीडेशन के ज़रिए या रिडक्शन के ज़रिए, और या इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। इफ़ द मेटाबोलाइट्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल इट अंडरगोज फेज 2 रिएक्शन। अगर ये वाटर नॉन वाटर सॉल्युबल है, यानी जो फैट सॉल्युबल वगैरह है, ये लिपिड सॉल्युबल है, नॉन वाटर सॉल्युबल है, तो ये क्या हो जाता है, इसका फिर फेज 2 में ही बात चला जाता है। इसको हम फेज 2 में ही इसकी फर्दर रिएक्शन करते हैं। फेज 2 क्या है, ये सिंथेटिक रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी लाइक ग्लूकोरोनिक एसिड, sulfuric acid and amino acid combine with the drug to form the highly polar compounds to excrete by the kidney.
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, जैसे कि हमारे साथ ग्लूकोरोनिक एसिड हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गए या अमीनो एसिड होते गए। ये ड्रग के साथ कंबाइन होते हैं और ड्रग को हाई पोलर कंपाउंड्स बनाता है। तब ये जब ये हाई पोलर कंपाउंड बन जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है थ्रू किडनी के ज़रिए, और लार्ज मॉलिक्यूल जो है ना वो क्या हो जाते हैं, बाइल के ज़रिए भी एक्सक्रीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट स्टेज को, जो कि हमारे साथ एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन में हम क्या पढ़ेंगे, द मेजर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन आर द किडनी। ज़्यादातर ऑर्गन की एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी में, किडनीज है, इंटेस्टाइन है, बाइलरी सिस्टम्स है एंड लंग्स वगैरह है एंड लंग्स है। ड्रग्स स्मॉल अमाउंट आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। सलाइवा में भी ड्रग की एक्सक्रीशन हो जाती है, स्वीट के ज़रिए भी हो जाती है एंड मिल्क के ज़रिए भी कुछ ना कुछ ड्रग की एक्सक्रीशन हो जाती है स्मॉल अमाउंट में जो ड्रग्स होते हैं। अब हम अगर बात करें रेनल एक्सक्रीशन की, तो ये किडनी की एक्सक्रीशन होती है। किडनी में ज़्यादातर किडनी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ड्रग एक्सक्रीशन के लिए। जितनी भी लिपिड सॉल्युबल हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं रेनल ट्यूब्यूल के ज़रिए, और जब रेनल ट्यूब्यूल के ज़रिए ये रीअब्जॉर्ब हो जाए तो इसकी एक्सक्रीशन फिर स्लोली हो जाती है। कहाँ पे, किडनी के ज़रिए से इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है, लेकिन वेरी स्लोली। अनएब्जॉर्ब पोर्शन ऑफ द ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग आर एलिमिनेटेड थ्रू द पीसेस। जो अनएब्जॉर्ब पोर्शन होता है ड्रग की, जो कि हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं जिस ड्रग को, तो उसकी कुछ और अनएब्जॉर्ब पोर्शन रह जाता है, और जो भी अनएब्जॉर्ब पोर्शन रह गया है तो वो पोर्शन फिर एलिमिनेट होता है थ्रू पीसेस, और जब ये पीसेस के जरिए एलिमिनेट होता है तो ये क्या हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट होता है। लार्ज वाटर सॉल्युबल कंजुगेट्स आर एक्सक्रीटेड इन द बाइल। जो लार्ज वाटर सॉल्युबल कंजुगेट्स होते हैं वो फिर बाइल के जरिए से एक्सक्रीट होते हैं। द लंग्स आर द मेन रूट ऑफ द एलिमिनेशन फॉर गैसेस एंड लिक्विड, एग्जाम्पल GI एंड अल्कोहल। गैसेस की या लिक्विड सब्सटेंस की या गैसेस सब्सटेंस की मेन एक्सक्रीटरी रूट या मेन एलिमिनेटरी रूट लंग है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं GAR अल्कोहल। जो भी अल्कोहल है या GA वगैरह है वो लंग के ज़रिए से क्या हो जाता है, लंग के ज़रिए से वो एक्सक्रीट हो जाती है या एलिमिनेट हो जाती है। या हमारे साथ इनफ्लोरीन वगैरह हो गए, ये भी लंग के ज़रिए एलिमिनेट होते हैं। अब हम हाफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब क्या है, पहले हम इसका मतलब समझाएंगे, फिर उसके बाद स्लाइड को पढ़ेंगे। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जब हम एक ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो आफ्टर हाफ लाइफ या आफ्टर हाफ टाइम, या मतलब कितने टाइम में उसकी हाफ एफिकेसी रह जाती है, या हाफ वो ड्रग हाफ रह जाता है, या उसकी हाफ रिड्यूस, उस ड्रग की जो हाफ रिडक्शन हो जाती है तो वो कितने टाइम में होता है, उस टाइम को जितना टाइम वो टेकन करता है तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि इज द टाइम टेकन फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग बी रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स वैल्यू। जब ड्रग की हाफ वैल्यू रिड्यूस हो जाए जितने टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं या प्लाज्मा हाफ लाइफ कहते हैं। मैक्सिमम डोज एंड मिनिमम डोज, यहाँ पे बात की है मिनिमम डोज की एंड मैक्सिमम डोज की। तो मिनिमम डोज का क्या मतलब है, मिनिमम डोज इज स्मॉलेस्ट डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। हम एक स्मॉलेस्ट डोज को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, ताकि जो डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट है वो उस ड्रग के ज़रिए से वो क्या हो जाए, वो अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करें। मैक्सिमम डोज इज द लार्जेस्ट डोज ऑफ द ड्रग can be safely given to a patient without producing harmful effect। तो मैक्सिमम डोज वो डोज होता है जो कि हम पेशेंट को लार्जेस्ट अमाउंट में एडमिनिस्टर करते हैं और उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती या हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होती, वो कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। विदाउट हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होता है, पेशेंट को सेफली वो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। टॉक्सिक डोज वो डोज होता है जो कि अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट काज करता है
अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट की मेजॉरिटी ज़्यादा हो पेशेंट में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम टॉक्सिक डोज कहते हैं। एक ऐसा डोज जिसकी अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट की जो इनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है उसकी मेजॉरिटी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं और टॉक्सिक डोज। जैसे कि हम ज़्यादातर पेशेंट को देते हैं तो वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट काज करता है, तो इसलिए इसको फिर हम टॉक्सिक डोज में शामिल करता है। लीथल डोज वो डोज होता है जो कि डेथ काज करता है। इट्स डोज ऑफ द ड्रग विच कैन काज डेथ, वो ड्रग जो कि डोज काज करता, जो कि डेथ काज करता है, तो उसको हम कहते हैं लीथल डोज। लीथल डोज इज जिसमें शामिल है क्या, पिनोबार्बिटोन एक ऐसा ड्रग है जो कि हम जो एपिलेप्सी के पेशेंट है तो ये एंटी एपिलेप्सी ड्रग है। एंटी एपिलेप्सी ड्रग जब हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, अगर ये 6 to 10 ग्राम से ज़्यादा हो गया तो ये डायरेक्ट ही पेशेंट को क्या करता है, किल करता है। तो इस ड्रग को हम कहते हैं लीथल डोज। ग्राफ शो हाफ लाइफ ऑफ 2 ड्रग। एक ग्राफ शो हुआ है यहाँ पे, ये हमारे साथ 2 ड्रग्स है जो कि हमें हाफ लाइफ दिखाया गया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक ड्रग को हम एडमिनिस्टर किया तो ये भी 100 mg है और ये भी 100 mg है, तो इसकी हाफ लाइफ अब क्या होगी, ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी हाफ लाइफ 5 आ गई है और इसकी हाफ लाइफ 5 आवर्स में इसकी हाफ लाइफ हमें शो हुआ है, यानी 5 आवर्स में इसकी जो रिड्यूस है ड्रग हाफली रिड्यूस हुआ है 5 आवर्स में, और ये जो दूसरे ड्रग है ये हाफ रिड्यूस हुआ है 2 आवर्स में। तो इसकी हाफ लाइफ क्या है, ये जल्दी हो जाता है इसकी रिडक्शन। इसकी हाफ लाइफ 2 आवर है और इसकी हाफ लाइफ 5 आवर है, यानी ये ड्रग 5 घंटों में हाफली रिड्यूस होता है और ये ड्रग 2 घंटों में हाफली रिड्यूस होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, इट इज़ हेल्प टू नो अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ डोज। ये हमें हेल्प करता है ताकि डोज की जो मेंटेनेंस है वो हमें मालूम हो जाए कि डोज कितने टाइम तक मेंटेन रहता है बॉडी में। इट हेल्प टू फाइंड द डिफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और क्लियरेंस टू असिस्ट द डिजीज। ये हमें क्लियर करता है कि जो डिजीज़ है उसको कैसे असिस्ट करते हैं, उसकी क्लियरेंस को हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म की डिफेक्ट्स को, डिस्ट्रीब्यूशन की डिफेक्ट्स को क्या करता है, क्लियर करता है। अगर हम एक ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, अगर हमने उसके पास रिसर्च किया है कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है, इसकी हाफ लाइफ इतना इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 आवर है, और जब एक पेशेंट को हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया और फिर हमने उसको देखा तो उसकी हाफ लाइफ क्या हो गई थी, 3 आवर में हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में या मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, कोई डिफेक्ट्स है, इस वजह से इसकी हाफ लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। इट गिव एन आइडिया टू द टाइम टू अटेन अ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। ये क्या करता है, जब मेडिसन स्टेडी स्टेट पे चला जाता है, अपना स्टेडी स्टेट पे चला जाता है, तो ये हमारे साथ एक स्टेडी स्टेट का आइडिया भी हमें प्रोवाइड करता है। और जब ड्रग स्टेडी स्टेट पे चला जाता है तो वो डिजीज़ पे फिर क्या कर सकता है, अटैक इजीली कर सकता है, वो डिजीज़ को इजीली ख़त्म कर सकता है। इट हेल्प टू कैलकुलेट द टोटल क्लियरेंस। ये हमारे साथ टोटल क्लियरेंस करता है, कितना ड्रग जो है ना वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट हो गया है, कितना ड्रग बाइल के ज़रिए एक्सक्रीट हो गया है, लंग के ज़रिए कितना ड्रग एक्सक्रीट हो गया है। तो ये हमारे साथ एक एक्यूरेटली एक्सक्रीशन का सारा क्लियरेंस हमारे साथ शो करता है, कैलकुलेट करता है। 24 आवर्स की सारा क्लियरेंस हमें दिखाई देता है। फैक्टर इफेक्टिंग्स ऑफ हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ के कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि हाफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे साथ रीनल एक्सक्रीशन आ गया। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रीनल एक्सक्रीशन की वजह से हाफ लाइफ इफेक्ट हो सकती है, लीवर मेटाबॉलिज्म के ज़रिए भी इफेक्ट हो सकती है, एंड प्रोटीन बाइंडिंग के ज़रिए भी इफेक्ट हो सकती है। रीनल एक्सक्रीशन यानी किडनी एक्सक्रीशन के ज़रिए हमारी जो हाफ लाइफ है वो इफेक्ट हो सकती है, लीवर मेटाबॉलिज्म के ज़रिए भी हाफ लाइफ इफेक्ट हो सकती
सकती है। एंड प्रोटीन बाइंडिंग के ज़रिए भी यानी जितना टाइम प्रोटीन बाइंडिंग में लगेगा, तब जब तक वो उसकी बाइंडिंग ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक उसकी बाइंडिंग की तोड़-फोड़ नहीं हो जाती, तब तक ये क्या नहीं हो सकती, तब तक इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो सकती। और जब इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती तो इसकी हाफ लाइफ का भी हमें पता नहीं चलेगा। तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ तक हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फार्माकोडायनामिक को पढ़ेंगे। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।